हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक अपना थॉट बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, जीवन में हमेशा कुछ भी करना है, कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो आप अपने लक्ष्य के लिए हमेशा ज़िद्दी हो, अडिग रहें। और जिद जुनून बहुत ज़रूरी है। जिद के साथ साथ दूसरी चीज़ है पंक्चुअलिटी। अगर आपने कुछ करने का सोचा है कि मुझे ये इतने साल में कुछ करना है, 3 इयर्स में मुझे इस गोल को अचीव करना है, देन यू शुड हैव टू बी पंक्चुअल एंड डेली बेसिस में आपको अपना गोल याद रखना चाहिए। तीसरा है हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस। आपको हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से। जी हाँ, लेंदी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको स्मार्टली भी अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो टॉपिक है वो पेमेंट बैंक्स के बारे में है। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, क्यों इसका रिक्वायरमेंट आया और क्यों आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स बनाया, जो कि कॉमर्शियल बैंक्स की तुलना में कैसे डिफरेंट है, कैसे सिमिलर है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम इसी बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, पेमेंट बैंक्स जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पेमेंट्स, ये बैंकिंग ऑपरेशंस के बर्डन को कम करने के लिए बनाया गया था। सितंबर 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई ने कुछ क्राइटेरियाज इसके फिक्स किए हुए हैं जिसके बारे में मैं आप इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पेमेंट बैंक को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। पेमेंट बैंक को बैंकिंग ऑपरेशंस के बर्डन को कम करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, देश में वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई का स्टेप था, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। और आज देश में कम्प्लीटली 6 पेमेंट बैंक्स काम कर रहे हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऐसे 6 बैंक्स हैं, मैं आपको डिटेल में अपने स्क्रीन में भी दे रही हूँ। तो दोस्तों, पेमेंट बैंक वित्तीय संस्था है, जैसे कि बैंक्स नॉर्मली काम कर रहे हैं वैसे ही है। अब इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कमर्शियल बैंक से थोड़ी सी अलग है। जैसे कि पेमेंट बैंक्स के नाम के सफिक्स में पेमेंट बैंक लगाना अनिवार्य है। पेमेंट बैंक्स को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तय की गई है आरबीआई के द्वारा, वो है 100 CR यानी 100 करोड़ रुपए। तीसरा है, इसका जो लाइसेंस है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट से रजिस्टर किया गया है एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये बैंक से थोड़ा सा अलग है। दोस्तों, बैंक की तुलना में पेमेंट बैंक सिर्फ 1 लाख तक का ही मैक्सिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि बैंक्स काफ़ी हद तक बड़े और लार्ज ह्यूज अमाउंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी क्राइटेरिया एंड रिस्ट्रिक्शन। इसके साथ साथ अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि पेमेंट बैंक्स किस तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन में मददगार है, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा कैसे मिल रहा है। दोस्तों, जहाँ पर जैसे मैं इंडिया पोस्ट की अगर बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ पोस्ट से रिलेटेड यानी कोरियर और इन चीज़ों से रिलेटेड पहले चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर पेमेंट्स भी किए जाते हैं, बचत को लेके स्कीम्स भी आई हुई हैं और लोगों का जो एक बैंक जाने का एक रोज़मर्रा का एक काम था वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर बैंक्स का भी बर्डन काफ़ी कम हुआ है। ये बैंक्स भी नॉर्मली बैंकिंग ऑपरेशंस में काफ़ी हेल्पिंग हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कॉरपोरेट गवर्नेंस की, तो पेमेंट बैंक्स सेम कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जैसे ही गवर्न किए जा रहे हैं। आरबीआई के जितने निर्देश गाइडलाइंस हैं वो सभी पेमेंट बैंक्स में भी एप्लीकेबल हैं। रिस्ट्रिक्शंस और क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए। अब पेमेंट बैंक में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 5 साल में प्रमोटर्स का जो स्टेक होता है वो 40% होना चाहिए। इसके अलावा अगर
करंट शेयर होल्डिंग के लिए पेमेंट बैंक्स को एफडीआई, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एफडीआई एप्लीकेबल है, सेम रूल्स के गो थ्रू जाना पड़ेगा। तो सेम रूल एप्लीकेबल है मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइवेट बैंक्स के। तो जो पेमेंट बैंक्स हैं वो भी नॉर्मली बैंक्स की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम 1 लाख तक, और ये बहुत हद तक कमर्शियल बैंक से डिफरेंट है। कुछ हद तक सिमिलर भी हैं, जैसे चेक क्लियरेंस और ये सारी गतिविधियाँ पेमेंट बैंक्स में भी होती हैं। पेमेंट बैंक्स को भी आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करना है और सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना है, सेम लाइक कमर्शियल एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और सीआरआर एसएलआर मैंने अपने वीडियोस में आपको समझाया हुआ है, मेरे वीडियोस में आप जाकर और आप देख सकते हैं डिटेल में सीआरआर एसएलआर क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कोई ऐसी जानकारी जो आपको चाहिए और आप चाह रहे हो कि मेरे थ्रू आप इस चीज़ को शेयर करें, मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग भी इन्वॉल्व हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, इसी सपोर्ट के साथ मैं अपने अपकमिंग वीडियो के साथ जल्दी आऊँगी, और तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और खूब तरक्की करें, ग्रो करें। थैंक यू सो मच।